ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं जो रोटेशनल एनर्जी हमको मिली है और जो हमने रोटेशनल एनर्जी गैप एक्चुअली देखा है। सो अब हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशंस आए हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम कुछ कंपाउंड पर, किसी मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर पास करते हैं तो जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, उस रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम है उनकी इंटेंसिटीज जो हैं, इंटेंसिटीज क्या होंगी, या ये कह सकते हैं इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कि क्या वो जो स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं उनकी क्या इंटेंसिटी होने वाली है, इस बारे में हम ओके। तो मान लो कि हमारे पास में एक मैटर है और उसको हमने ये एक मैटर लिया हुआ है और इस मैटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कंटेनर में फैले हुए हैं और इस कंटेनर को हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा हुआ है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने से पहले हम बात करेंगे इनमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल इसमें है और ओके, एक मॉलिक्यूल नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स से कि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं 100 मॉलिक्यूल्स, और ये जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं इन रेडिएशंस को डालने से पहले इन मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ रोटेशनल एनर्जी रही होगी, या ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी रोटेशनल एनर्जी लेवल में वो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा होगा या रोटेट हो रहा होगा। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कुछ इस तरह का रोटेशन इसमें कर रहा होगा। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे होंगे, ये जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं इन सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी किस पर होगी, जिनकी एनर्जी होगी J इक्वल्स टू 1। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी होगी J इक्वल्स टू 1। कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी होगी J इक्वल्स टू 2। कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी होगी J इक्वल्स टू 3। J इक्वल्स टू 1 2 3 4 का मतलब आपको पता ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब एनर्जी निकाली थी तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू हमारे पास में जब हम किसी मॉलिक्यूल को फिक्स कर देते हैं, लेट्स से हमने जैसे HCl मॉलिक्यूल लिया था तो वहां पे H की वैल्यू फिक्स हो गई, 8 फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I उसकी वैल्यू फिक्स है, और C जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फिक्स है। तो जब ये सारा का सारा वैल्यू फिक्स है तो जो डिपेंड करेगी एनर्जी वो किस पर डिपेंड करेगी, J की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो दैट इज वाई हम वो जो J क्वांटम नंबर हमने लिया है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 होती है। तो इस वजह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 जो भी J की वैल्यू है वो एनर्जी को डिनोट कर रही है। ओके, सो और हमने कल यहाँ पर निकाला भी था कि J इक्वल्स टू 1 2 3 4 अगर होती है तो J की वैल्यू एक्चुअली क्या आती है, कि वो वैल्यू 0 आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 12 भी आ सकती है, देन एंड सो ऑन आ सकती है। क्योंकि इस पूरी पूरी टर्म को जो कि ये कांस्टेंट है इसको हमने कहा B, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर B से डिनोट करते हैं। तो दैट इज वाई ये B के इक्वल हो जाएगी कि J की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और ये B की वैल्यू हो जाएगी। सो हम वापस चलते हैं यहाँ पे कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पर कहा कि इसमें 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है,
ठीक है, और ये जो 100 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं, इन सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी होगी J इक्वल्स टू 0। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स और ऐसे होंगे जिनकी J की वैल्यू क्या होगी 1। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी J की वैल्यू क्या होगी 2। इसी तरह से इसमें और 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके J की वैल्यू होगी 3। तो हम अगर इस तरह का सिस्टम देखें और यहाँ पर हम अलग अलग तरीके जितने भी मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मॉलिक्यूल्स तो इसमें अरबों की संख्या में होंगे अगर हम कोई भी सैंपल लेते हैं तो, बट लेट्स से हमने यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स माने हुए हैं। तो कुल मिला के बात मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि हमने 10 मॉलिक्यूल्स लिए जिनकी एनर्जी को देखा कि उनकी वो J की वैल्यू जो 0 है उतनी एनर्जी रखते होंगे। 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो J की वैल्यू 1 वाली एनर्जी रखते होंगे। 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो J की वैल्यू 2 वाली, और इस तरह से इसको हमने 10 सेट्स बना दी। इस 100 को हमने 10 के 10 सेट्स में डिवाइड कर दिया और वहां पर J की वैल्यू 0 से लेकर के और J की वैल्यू 9 तक हमने यहाँ पर 10 सेट्स बना दिए और सबकी एनर्जी जो है वो हमने फिक्स कर दी। और अब मान लो कि अब हम इस पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पास करते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो J इक्वल्स टू 1 पर है, वो J इक्वल्स टू 1 से क्या करेगा, या ये कह सकते हैं J इक्वल्स टू 0 पर है, वो J इक्वल्स टू 0 से कहां जाएगा, J इक्वल्स टू 1 पर जाएगा। और जो मॉलिक्यूल J इक्वल्स टू 1 वाली एनर्जी रखते थे वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, J इक्वल्स टू 2 पर जाएंगे। और जो J इक्वल्स टू 2 पर थे वो मॉलिक्यूल J इक्वल्स टू 3 पर जाएंगे, और इस तरह से आगे के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें भी ट्रांजिशन होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम इसका ग्राफ लेंगे, अलग अलग हमने यहां पर अगर B की वैल्यूज ले ली कि जो एनर्जी है उसको हम जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और हम यहाँ ये कहते हैं कि ये 0, और यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये 10 जूल है, ये 20 जूल्स है, ये 30 जूल्स है, ये सब जूल्स में है, और ये 40 जूल्स है, 50 जूल्स है, और इस तरह से जब हम इसको एनर्जी देंगे तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो 10 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और वो 10 जूल्स एब्जॉर्ब करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन होंगे, वो ये वाले होंगे। ये मान लीजिए कि ये 10 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं J0 से J1 तक पहुंचने के लिए। तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। वही बोलते हैं ना, जब हम यहाँ पे ग्राफ लेते हैं तो हम बोलते हैं कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये इंटेंसिटी बताता है। तो अगर हमने इस पर रेडियो वेव्स को पास किया तो उसमें जो एनर्जी है 10 जूल्स की, वो 10 जूल्स वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ये 10 मॉलिक्यूल्स होंगे जो J इक्वल्स टू 0 एनर्जी रखते हैं, और उस 10 जूल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहां पहुंच जाएंगे, J इक्वल्स टू 1 की एनर्जी में पहुंच जाएंगे, और जो एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम इस तरह से एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल जाएगा। हम और रेडिएशंस इसको जो भी पास कर रहे हैं उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो J इक्वल्स टू 2 पर हैं, सॉरी J इक्वल्स टू 1 पर हैं, वो क्या करेंगे, वो 20 जूल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और 20 जूल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये लेट्स से ये 10 जूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहां पर ये 20 जूल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और 20 जूल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में J इक्वल्स टू 1 से J इक्वल्स टू 2 पर पहुंच जाएंगे। तो ये 20 जूल्स को एब्जॉर्ब करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं 10, वो क्या कर रहे हैं, 20 जूल्स तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से 30 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके J इक्वल्स टू 2 से J इक्वल्स टू 3 तक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो कुछ इस तरह का हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी जिनकी इंटेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। आप यहां पर देखो कि बिल्कुल सीधी जो एक लाइन है वो यहां पर इंटेंसिटीज की हमें मिल रही है देखने को, बिल्कुल सेम इंटेंसिटी यहां पर आपको देखने को मिल रही है।
क्यों? क्योंकि इनका जो गैप है वो क्या है, ये 10 का, ये 10 का, ये 10 का, ये 10 का। और जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस एनर्जी को वो भी क्या है, 10 है। हर जगह पे, चाहे वो 0 से हमने जे इक्वल्स टू 1 पे गए, चाहे हमने जे इक्वल्स टू 1 से जे इक्वल्स टू 2 पे गए, चाहे जे इक्वल्स टू 2 से जे इक्वल्स टू 3 पे गए, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि ये जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 100 मॉलिक्यूल्स को हमने 10 सेट्स में डिवाइड किया है, और हर 10 के सेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेकर के और हायर एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं। ठीक है, तो इन सबका एनर्जी गैप कितना है, 10 जूल्स का। इसका भी एनर्जी गैप कितना है, 10 जूल्स का। इसका भी एनर्जी गैप कितना है, 10 जूल्स का। तो आपको नहीं लगता कि हर मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी मूव एब्जॉर्ब कर रहा है, 10 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और 10 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, बिल्कुल सेम इंटेंसिटी यहां पर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन असलियत में अगर हम देखें, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। क्यों? वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में प्रेजेंट होंगे, जिसको हमने कहा कि लेट्स से कि ये 100 मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में प्रेजेंट है, तो और वो 10 मॉलिक्यूल्स 0 एनर्जी रखते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स जे इक्वल्स टू 1 एनर्जी रखते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स जे इक्वल्स टू 2 एनर्जी रखते हैं। ऐसा नहीं होता, बराबर एनर्जी नहीं होती, बल्कि सिचुएशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो सबसे कम एनर्जी होती है, जे इक्वल्स टू 1, ये सॉरी जे इक्वल्स टू 0, वहां पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्राउंड स्टेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लेट्स से कि वो मॉलिक्यूल्स जो है वो 60 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, 60 मॉलिक्यूल्स जो जे इक्वल्स टू 0 एनर्जी रखते हैं, और जे इक्वल्स टू 1 एनर्जी रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेट्स से कि वो 20 मॉलिक्यूल्स होंगे, और जे इक्वल्स टू 2 एनर्जी रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे लेट्स से वो 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसी तरह से जब हम जे इक्वल्स टू 3 या 4 और हायर एनर्जी लेवल्स पर जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट पर रहना ज्यादा आसान होता है। आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने अगर लिया हुआ है, उस टेम्परेचर पर हमने उस सब्सटेंस को लिया है, तो जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम से कम एनर्जी रखना चाहते हैं, और कम से कम एनर्जी जहां पर भी होगी वहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस वजह से जो भी, अब वो जरूरी नहीं है कि वो जे इक्वल्स टू 0 हो, वो जे इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी। ठीक है ना, ये लेट्स से कि ये जे इक्वल्स टू 1 जो है यहां पर 60 मॉलिक्यूल्स थे, और जे इक्वल्स टू 2 में 30 मॉलिक्यूल्स थे, और यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स थे, तो ये 100 मॉलिक्यूल पूरे हो गए। उसके बाद में जे इक्वल्स टू 4 5 में कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि जब हम किसी भी सैंपल को लेते हैं तो वहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, लोएस्ट एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट होंगे। और लोएस्ट एनर्जी लेवल पर अगर वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की होगी। तो मैं यहां पर एक बार ये मान लीजिए कि ये जे इक्वल्स टू 0, ये जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2, जे इक्वल्स टू 3, 4, 5 और आगे, है ना, वो मूव करती जाएगी। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। तो मैंने अभी यहां पर आप लोगों को बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से जब हम उस पर रेडिएशंस पास करेंगे तो वो जो मॉलिक्यूल है वो कितनी एनर्जी हमें वहां पर एब्जॉर्ब करते हैं।
तो लेट्स से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं N0, N नॉट हमें मान लेते हैं कि N नॉट मॉलिक्यूल्स इसमें हैं। और अलग अलग जो वैल्यूज हैं, क्योंकि मान लीजिए कि इसके अंदर हमारे 100 मॉलिक्यूल्स थे, अब इसमें से 60 मॉलिक्यूल्स हमने ऐसे ले लिए जिनकी जो एनर्जी है वो क्या है, वो J इक्वल्स टू 0। फिर हमने यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए, लेट्स से कि 20 मॉलिक्यूल्स ले लिए जहां पर J की वैल्यू क्या है 1। फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स हमने यहां पर ले लिए 10 मॉलिक्यूल जिनमें J का वैल्यू क्या है 2। और फिर उसके बाद में हमने कुछ और मॉलिक्यूल्स ले लिए जहां पर लेट्स से कि वो 5 मॉलिक्यूल्स हैं और इनका एनर्जी जो है वो J इक्वल्स टू 3, और इस तरह से आगे चलता जाता है। तो मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा था कि लेट्स से कि हम इस मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेडियो वेव का है वो हम इस पर पास करते हैं, ठीक है। तो ये जो 60 मॉलिक्यूल्स हैं जो J इक्वल्स टू 0 पर हैं, ये कुछ अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, ये पहुंचेंगे इस J इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल में, या हम ये कह सकते हैं कि ये पहुंचेंगे यहां पे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से जो J1 में है वो J2 में, जो J2 में है वो J3 में, और इस तरह से इसमें ट्रांजिशन होता है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि हम एनर्जी एक साथ ही इतनी दे दें कि J1 से लेकर के J5 तक वो जो मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि क्वांटम जब आप पढ़ते हो तो एनर्जी की वैल्यूज जो होती है वो डिस्क्रीट होती है, आप उसको उतने मल्टीपल्स में दे सकते हो, एक साथ वो नहीं लेता, ठीक है ना। एक साथ इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आपको एक मशीन है, वेइंग मशीन, उस पर आप खड़े होते हो और यहाँ पे 5 रुपए का सिक्का अगर आपको डाल करके और वेट वो आपको देता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो 5 रुपए का कॉइन ही डालना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं 10 रुपए का सिक्का डाल रहा हूं और 2 लोगों का वेट करके दे दे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। या इसमें आप 100 रुपए डाल दो और ये 20 लोगों का वेट करके आपको दे दे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो 5 रुपीज के कॉइन ही डालने पड़ेंगे। तो ये जो एनर्जी लेवल है, जब हम J इक्वल्स टू 0 से 1 पर जाएंगे, 1 से 2 पर जाएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे, तो ये इसी क्रम में पहुंचेगा, एक साथ नहीं पहुंचेगा। एक साथ आप इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो नहीं लेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अगर वो 0 पर है तो सबसे पहले वो कहां जाएगा, जो J इक्वल्स टू 1 का जो एनर्जी लेवल है पहले वो वहां जाएगा, उतनी एनर्जी लेगा। फिर उसके बाद में फिर कुछ एनर्जी लेगा, फिर वो 2 पे पहुंचेगा, फिर कुछ एनर्जी लेगा वो 3 पे पहुंचेगा, फिर कुछ एनर्जी लेगा 4 पे पहुंचेगा, और फिर कुछ एनर्जी लेगा 5 पे पहुंचेगा, और इस तरह से वो आगे मूव करता रहेगा, है ना। जिस तरह से मान लीजिए कि ये कुछ आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप पहला स्टेप रखते हो, उसके बाद दूसरा स्टेप रखते हो, फिर उसके बाद तीसरा रखते हो, और इस तरह से आप पहुंच जाते हो। आप ऐसा नहीं करते कि पहले ही क्या करोगे, 2-2 सीढ़ियां चढ़ोगे, ये चीज क्वांटम में पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो दैट इज वाई हम वापस आते हैं, तो यहां पर ये इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं जिस भी एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो अगले एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब इनका जो रिलेटिव जो इंटेंसिटी हम अगर देखें तो वो किस तरह से हम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे कि भाई टोटल जो मॉलिक्यूल्स इस में प्रेजेंट थे उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्होंने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ये जो एनर्जी है, ये जो 60 मॉलिक्यूल्स थे, टोटल में से कितने मॉलिक्यूल्स, 60 मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स से कि यहां पर 100 मॉलिक्यूल्स टोटल थे, उसमें से 60 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिन्होंने इस J इक्वल्स टू 0 से और J इक्वल्स टू 1 तक एनर्जी एब्जॉर्ब की। ये जो रेडिएशन हमने पास की, जो भी एनर्जी ये हो, लेट्स से कि ये एनर्जी जो है वो 10 जूल्स की है, तो ये 10 जूल्स की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा और J इक्वल्स टू 0 से J इक्वल्स टू 1 के एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा।
तो ये जो एनर्जी है ये वाली, ये जो रिलेटिव पॉपुलेशन है उसको हम निकालते हैं इस तरह से। तो हम मानते हैं कि एन जे, ये जो 60 है ये क्या है, उस जे की जो वैल्यू है, जिस जे की वैल्यू पर इनकी कितना नंबर था, मतलब जे इक्वल टू 0 पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उसको हम एन जे से लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट जे इक्वल टू 0 एनर्जी लेवल। और एन जीरो हम निकालते हैं, एन जीरो हम किसके लिए लेते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में कितने प्रेजेंट थे, या हमने जो हमारे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कितने नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हमने लिए हुए थे। तो यहां पर अगर हम देखें तो एन जीरो क्या है, एन जीरो है 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हुए। और एन जे क्या है, एन जे है कि जे इक्वल टू 1 पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, 60। ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये एन जीरो पर 60 है, हमने यहां पर लिखा हुआ है कि एन जीरो जो है उस पर 60 है, तो आप इसको ये इस तरह से कह सकते हो कि एन जीरो पर, अच्छा ये दोनों 0 0 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जे की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप यहां पर देखोगे। और अगर ये 1 पर होते तो अगर यहां पर ये इसको हम 1 पर दिखाते तो हम क्या करते, ये एन टू 1 और एन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन होता है, ये पॉपुलेशन, रिलेटिव पॉपुलेशन निकालने का होता है कि एक पोजीशन मतलब टोटल में से उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और उनकी जो एनर्जी है उसको निकालने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है जो बोल्ट्जमान ने दिया था, जो बोल्ट्जमान का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो वो होता है आपका ई, आप लोगों को याद होगा जब हमने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा था, या इसको एप्सिलॉन जे ले सकते हो अपॉन के टी। जब हमने क्वांटम वो पढ़ा था, सॉरी क्वांटम केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहां पर जब मैक्स प्लांक ने क्वांटम का थ्योरी दिया था, तो वहां पर जो एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कितना होता है उसको जब हमने निकाला था, तो इस बोल्ट्जमान के एनर्जी इक्वेशन को यूज किया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना, कि ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस एप्सिलॉन जे अपॉन के टी। ओके, सो यहां पर ईजे क्या है, ईजे है कि उस पर्टिकुलर जे की वैल्यू पर उसकी एनर्जी कितनी है। जैसे कि अगर हम इसको जे इक्वल टू 0 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर जे इक्वल टू 0 के लिए एनर्जी कितनी है, जे इक्वल टू 1 के लिए लेंगे तो यहाँ पर ईजे की वैल्यू क्या होगी, जे इक्वल टू 1 पर जो एनर्जी होगी वो। इसी तरह से जे इक्वल टू 2 पर जो एनर्जी होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये जे की जो वैल्यू है वो 2 पर कितनी है, ठीक है। और के जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर है। ओके, तो वो हम लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका रिलेटिव पॉपुलेशन है, और इस रिलेटिव पॉपुलेशन में कितनी एनर्जी वो रखते हैं वो उसको हम इस फार्मूले से और निकालते हैं। और ये आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि जब भी एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी तो वो एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, कि 0 से 1 जाएगा, फिर 0 से 2, 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, और फिर 3 से 4, देन 5, देन 6। इसका मतलब कि जो डेल्टा जे की जो वैल्यू है, डेल्टा जे मतलब कि हम यहाँ पर जे से, जे की किस वैल्यू से किस वैल्यू में मूव कर रहे हैं, यहां से हम किस वैल्यू में मूव कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा जे की जो वैल्यू है ये प्लस माइनस 1 होती है। ये जो डेल्टा जे है ये प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 या आगे ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 का मतलब है कि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक लेवल से और एक बीच के लेवल को स्किप कर रहे हैं और सीधा पहुंच रहे हैं यहां पर जे 0 से जे 2 में।
ठीक है ना। और 3 की अगर हम बात करें तो अगर हम हमारे इनिशियल जो j की वैल्यू है वो अगर 0 है तो हम सीधा पहुंच रहे हैं यहाँ पर J0 से J3 में। तो ये जो चीजें हैं ये क्वांटम वर्ल्ड में फॉरबिडन है, ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो अलाउड नहीं है, ये फॉरबिडन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें मिलता है ये सिलेक्शन रूल है एक्चुअली रोटेशनल स्पेक्ट्रम का, कि डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस माइनस 1 हो सकती है, या तो वो एक स्टेप ऊपर जा सकता है और या वो एक स्टेप नीचे आ सकता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा और अगर रिलीज करता है एनर्जी तो नीचे आएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास में जो रिलेटिव पॉपुलेशन है उस रिलेटिव पॉपुलेशन की जो एनर्जी है वो हमें निकालना आ गया। और अगर हम यहाँ पर अलग अलग एक कंडीशन अगर हम लें कि किस पर्टिकुलर कंडीशन पे, किस कंडीशन पे मतलब जैसे जे की वैल्यू 0 जब है तब या जे की वैल्यू जब 2 है या 1 है 3 है 4 है 5 है, इन पर्टिकुलर पोजीशंस पर ये जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो कितना होगा और उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसको अगर हम निकालें तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसके स्पेक्ट्रल लाइंस को लेंगे तो हम किसी न किसी टेम्परेचर पर उसको ले रहे होंगे। तो वो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा कम हुआ तो आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका जो भी रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि लेट्स से कि हमने ये टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन ले लिया। 300 केल्विन का डायरेक्टली मतलब है कि हमने जो टेम्परेचर लिया है वो 27 डिग्री सेल्सियस लिया है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हम मानते हैं। और मान लीजिए कि लेट्स से कि हम J इक्वल्स टू 1 पर देखना चाहते हैं कि कितना जो उसका एनर्जी है वो कितना है। तो हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, Nj का जो वैल्यू आएगा, J का मतलब है 1 पर, तो यहां पर हम लिख देंगे N1। और टोटल हमारे पास में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्या है, N0 N0। ठीक है ना, तो ये हम पुट कर देते हैं और यहां पर एनर्जी निकालेंगे तो E रेज टू द पावर ऑफ माइनस, अब क्या है एप्सिलॉन J। अब एप्सिलॉन J जो है वो क्या है, अब एप्सिलॉन J का मतलब है हमने अगर हम ये कल वाले उस पर अगर आप देखो तो एप्सिलॉन J का हमारे पास में ये सेंटीमीटर इनवर्स में ये वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप इसको जूल्स में लिखना चाहते हो तो जूल्स में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जूल्स वाला जो EJ की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, जो होती है h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर I मल्टीप्लाइड बाय J प्लस 1 अपॉन KT। और अगर आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यही जो E का ये जो वैल्यू है तो ये एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/hc से मल्टीप्लाई कर देते थे, आपको याद होगा। तो 1/hc से हम मल्टीप्लाई करते थे तो जो हमारे पास में इक्वेशन आता था वो क्या आता था, वो आता था h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, क्योंकि HC से हमने इसको डिवाइड किया तो एक h यहाँ पर इससे एक h कट गया और C से यहाँ पर ये नीचे आ गया एक h। सो J प्लस 1 अपॉन KT। और ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म, इसको आपको पता था, हमने इसको किसमें रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने B माना था। तो ये जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा B। इसकी जगह हमने B रख दिया और ये आ जाएगा हमारे पास में J प्लस 1 अपॉन KT। ओके, और यहां पर आप ये जो इक्वेशन है इसको आप
आगे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो देखो b का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, वो वैल्यू आता है 2 और j हम क्या ले रहे हैं, j की वैल्यू हमने यहां पर ली हुई है j इक्वल्स टू 1, सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 देन j, तो j की वैल्यू है 1, तो ये 1 प्लस 1 ओके। और जो k है ये हो गया ना हमारा ओके। सो जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट कितना होता है, वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज टू द पावर ऑफ माइनस 23 और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 300। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास में ये इक्वेशन आता है और इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है ये करीब करीब आती है 0.998 जो लगभग बराबर होती है किसके, 1 के, और ये वैल्यू किसके लिए थी, n1 अपॉन n0 के लिए। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं और ये 1 के बराबर है तो इट मींस n1 इज इक्वल्स टू n0। मतलब ये कि जितने मॉलिक्यूल्स इस Nj0 पर हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स J1 पर होंगे। मतलब इन दो स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा वो क्या होगा, लगभग बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे वो जो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर ये बताया कि ये संख्या लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सो अगर हम ये अलग अलग वैल्यूज निकाल लें, जैसे अभी तो हमने क्या निकाला है, n1 और n0 सिर्फ इन दो के बीच में निकाला है कि ये J0 और J1 के बीच कितना रिलेटिव पॉपुलेशन डिफरेंस था और उनकी एनर्जी कितनी थी। अब हम निकालेंगे J2 और J0 के बीच की, J3 और J0 के बीच की, और J4 और J0 के बीच की। इसका मतलब हम यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे n2 अपॉन ng, सॉरी n0, n3 अपॉन n0, n4 अपॉन n0, n5 अपॉन n0। ठीक है ना, और ये वैल्यूज जो हैं इनको हम, ये जो फार्मूला हमारे पास में है इसी फार्मूले से हम इन वैल्यूज को क्या करते हैं, निकालते हैं। और जब आप इन फार्मूले से इस एनर्जी को निकालोगे तो आप यहां पर एक ग्राफ देखोगे, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा कि ये हमारे पास में J की वैल्यू। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि हमें पता है कि ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है, J पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये e रेज टू द पावर ऑफ माइनस j इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, कि ये जो n j अपॉन n नॉट जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, j की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, क्योंकि बाकी की चीजें जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो जो भी कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा सिर्फ यहाँ J पर डिपेंड करता है। तो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट है, यहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो सिर्फ J की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये J पर डिपेंड करता है, और J पर डिपेंड करता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो कि 0 J की वैल्यू J1 J2 J3 J4 J5 जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, J की वैल्यू अगर यहाँ पर बढ़ रही है, ये जो J की वैल्यू है ये यहां पर बढ़ रही है, तो हमें पता है कि ये क्या है, माइनस में है। तो डायरेक्टली ये जो
रिलेटिव पॉपुलेशन, ये जो वैल्यू आएगी रिलेटिव पॉपुलेशन, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। अगर e की पावर 2 होती, e की पावर 3 होती तो ये बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर हम j की वैल्यू को देखें, ये j की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये लगातार अगर ये j की वैल्यू इस तरह से है, और यहाँ ये जो ग्राफ हमने लिया है ये nj अपॉन एन नॉट के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को यहां पर मिलने वाला है। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलने वाला है कि ये लगातार ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एन जे अपॉन एन नॉट की जो वैल्यू है वो लगातार जे की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक बात है। तो एक चीज हमने यहां पर नोटिस की कि जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे रिलेटिव डिफरेंस जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मतलब ये कि जब जे की वैल्यू कम है तब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट होंगे, जब जे की वैल्यू 1 होगी तो वहां पे कम होंगे, जे की वैल्यू जब 2 होगी तब और कम होंगे, जे की वैल्यू जब 3 होगी तो और कम होंगे। तो इस तरह से लगातार जैसे जैसे जे की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे, एन जे अपॉन एन नॉट की जो वैल्यू है वो लगातार धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ ये बताता है, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ये बताता है जो हम यहाँ पर शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास में कोई एक सिस्टम है और वहां पे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और जब हम उनकी मॉलिक्यूल्स किस किस एनर्जी पे प्रेजेंट हैं, अभी हम उस पर रेडिएशन पास नहीं कर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि रेडिएशन पास करने से पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं वो सब एक जैसी एनर्जी स्टेट में नहीं है, और एक जैसी एनर्जी स्टेट में नहीं है तो किस एनर्जी स्टेट में होंगे और उनकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो लगातार एनर्जी क्या होती जाएगी, उनकी जो संख्या है वो शुरू में उनकी जे की वैल्यू जब ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी की वैल्यू जहां ज्यादा है वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है, और जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे आप देखोगे कि जे की वैल्यू ऊपर की तरफ जब हम मूव करेंगे या एनर्जी की वैल्यू जब बढ़ती जाएगी तो मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहां पर समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो जे है, ये जो यहां ये जो हमने कल एक इक्वेशन देखा, ये जो इक्वेशन देखा यहां पर अभी तो हमने क्या किया, यहां फिक्स कर दिया कि साहब ये जो b था ये कांस्टेंट था और यहाँ पे b कांस्टेंट था, तो यहाँ पर ये जो j की वैल्यू है वो j की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो वैल्यू है ये रिलेटिव पॉपुलेशन वो किस तरीके से j के साथ में वेरी करेगा। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में एक चीज और देखें, ये जो हमारे पास में इक्वेशन आ रहा है इस इक्वेशन में हम एक चीज और देखें, इस वाले इक्वेशन में कि अगर हम j को फिक्स कर दें, ये सारी की सारी वैल्यूज को अगर हम फिक्स कर दें और सिर्फ b के साथ देखें, मतलब अगर हम इसको देखते हैं जो एन जे अपॉन एन नॉट है उसको हम किसके साथ देखें, सिर्फ b के साथ देखें, बाकी हम चीजों को फिक्स कर देते हैं, हमने ये सारी की सारी चीजें अब क्या कर दी, फिक्स कर दी, कांस्टेंट कर दी, और सिर्फ b के साथ में इसको अगर हम देखते हैं तो जब हम b के साथ में इसको देखेंगे तो ये जो b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू कुछ भी हो सकती, ठीक है, और जब ये b की वैल्यू कुछ भी होगी तो ये जितनी भी वैल्यू होगी, लेट्स से कि मान लीजिए कि कभी तो ये b की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, तो मान लीजिए कि ये हम निकालते हैं यहाँ पे e रेस टू द पावर ऑफ, यहाँ पे 5 के लिए निकाल लेते हैं या e रेस टू द पावर ऑफ -10 के लिए निकाल लेते हैं। तो इस समय जब हम ये वैल्यूज निकालेंगे तो आपको पता है कि जब e रेस टू द पावर ऑफ -5 निकालोगे और e रेस टू द पावर ऑफ -10 निकालोगे तो कौन सी वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा कम होगी। तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये वैल्यू जो आती है ये वैल्यू आती है कुछ 0.0677, और जब हम e रेस टू द पावर ऑफ -10 जब हम निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.0000
0.453। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू है ये 0.4 जीरोस आ रहे हैं यहाँ पे और ये 0.2 जीरोस आ रहे हैं, तो ये वैल्यू स्मॉलर है, दिस वन इज स्मॉलर और दिस वन इज बिगर। तो यहां पर अगर हम इस b की वैल्यू को चेंज उसमें देखें तो ये जो ग्राफ है वो कुछ हमें इस तरीके का दिखाई दे, सॉरी ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मतलब ये जो वैल्यू जो ज्यादा आ रही है यहां पर जो b का वैल्यू है वो क्या है, वो b का वैल्यू है e⁻⁻⁻⁵ और ये जो ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ आएगा वो आएगा b इक्वल्स टू जब e की पावर क्या है -10। तो ये सडन डिक्रीज होता है, देखो कितना डिक्रीज हो रहा है, इतना डिफरेंस है यहाँ पर और यहाँ पर भी आप देखोगे ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो एक इस तरह का भी ग्राफ हमें मिलता है। या फिर हम इस इक्वेशन में और क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन में b को भी कांस्टेंट रखते हैं, j को भी कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके देखते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को चेंज करके देखेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में nj/n0 की, ये हो जाएगा आपका क्या, e⁻⁻⁻1/t, ये अपॉन kt है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा -1/t के। और इसको अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 300 केल्विन पर ये टेम्परेचर जो था वो 300 केल्विन पर लिया था, अगर हम इस टेम्परेचर को 400 केल्विन पर लें और फिर ये वैल्यू निकालें तो आप देखो कि ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा कि nj/n0 इक्वल्स टू ये जो e⁻⁻⁻1/300 या फिर हमें मिलेगा nj/n0 इक्वल्स टू e⁻⁻1/400। अब ये हमने 300 केल्विन पर लिया है और यहाँ पर हमने 400 केल्विन पर लिया है। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ये e⁻1/300 और e⁻1/400 को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में जो मिलता है वो करीब करीब ये मिलता है 0.66 और ये जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है